उमर अयूब साहब बहुत शुक्रिया मशो में ज्वाइन करने के लिए। हुकूमत कल बजट पेश करने जा रही है और हुकूमत चाहती है कि वो एक ग्रोथ बजट हो। शौकत तरीन साहब भी कह रहे हैं, वज़ीर आज़म भी इस बात का इजहार कर रहे हैं, मगर IMF का प्रोग्राम सख्त है। बिजली की कीमतों में जिस तरीके से इजाफे का प्रॉमिस उनसे किया गया, या फिर टैक्स में इजाफे का 5,960 अरब रुपए का तकरीबन, और शौकत तरीन साहब चाहते हैं कि वो ना हो। अब IMF से मुज़ाकरात हतमी हुए नहीं हैं और आप कल बजट पेश करने जा रहे हैं, तो IMF नहीं माना तो फिर क्या होगा? क्योंकि IMF एक अलग तरीके से चाहता है टैक्स टारगेट इकट्ठा हो, शौकत तरीन साहब एक अलग तरीके से चाहते हैं। IMF एक अलग तरीके से चाहता है सर्कुलर डेट में कमी आए, शौकत तरीन साहब एक अलग तरीके से चाहते हैं। तो ये बजट कल पेश हो जाएगा और IMF के साथ मुज़ाकरात भी जारी है, कैसे होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाहज़ेब साहब। देखें, नेगोशिएशंस एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है और अभी तो मतलब प्रोसेस अभी कल का दिन है। शौकत तरीन साहब माहिर इक़्तिसादियात हैं और वो फाइनेंस टीम के लीडर भी हैं, तो इंशाल्लाह हो जाना चाहिए। जहाँ पे इश्यूज़ या हैं तो वो आयरन नाइट हो जाने चाहिए। जिस तरह आपने ख़ुद कहा है कि डिफरेंस ऑफ आपका पर्सपेक्टिव आप कह सकते हैं, वो हल हो जाएगा, कोई ऐसी वो तशवीश की बात नहीं है। रेवेन्यू टारगेट्स हमारे पूरे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ठीक हैं इस वक्त। आपके रेमिटेंसेस ऑल टाइम हाई पे हैं। इकॉनमी जो है वी शेप रिकवरी कर गई है। मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में, एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट आ गई है। IMF के साथ शौकत साहब जैसे कह रहे हैं कि जी हम आपके बजट का टारगेट, टैक्स का टारगेट पूरा कर देंगे, मगर मैं डायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगाऊंगा उस तरीके से जिस तरीके से आप कह रहे हैं। पेट्रोलियम लेवी का भी वादा डॉक्टर हफीज शेख साहब ने कर लिया था 600 अरब रुपए का, जो अगर आप करेंगे तो पेट्रोल 130 रुपए फी लीटर हो जाएगा। बिजली की कीमतों का प्रॉमिस अगर पूरा करेंगे तो तकरीबन 5 रुपए से ज़्यादा फी यूनिट और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, यानी महंगाई का और बोझ आएगा जो ऑलरेडी डबल डिजिट में है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि IMF को मनाएंगे कैसे, क्योंकि IMF की ये राय है कि अगर आपने सर्कुलर डेट खत्म करना है तो रेवेन्यू मेजर से खत्म करें, बिजली कीमतें बढ़ाएं। अगर आपने अपना डेफिसिट कम करना है तो टैक्स को ही बढ़ाएं। हम ये नहीं मानते कि आप बगैर टैक्स बढ़ाए रेवेन्यू बढ़ा देंगे, क्योंकि माजी में भी वादे नहीं पूरे किए हैं। तो ये कैसे मनाएंगे? शाहज़ेब साहब, दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। देखिए, हम लोग एक कोविड के माहौल से गुजरे हैं। ही मतलब हमारी साबका हुकूमत ने, जिस तरह मैं फिर दोहराता हूँ कि बारूदी सुरंगें जो छोड़ के गए थे, मईशत का बिल्कुल बेड़ा गर्क हुआ था। बड़ी मुश्किल से ग्रोथ आनी शुरू हुई है अभी कोविड के बावजूद। रेमिटेंसेस ज़्यादा हो रही हैं, आपकी रेल पेल ज़्यादा हो रही है, बिजनेस एक्टिविटी तेज़ हो रही है। तो हम लोग अपनी मईशत पे बोझ नहीं डाल सकते हैं, अवाम पे बोझ नहीं डाला जा सकता। दुनिया की हर जगह में स्टिमुलस पैकेजेस हैं। अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो तकरीबन $2 ट्रिलियन का, 2 खरब डॉलर का वो स्टिमुलस पैकेज उसने दिया। हर मुल्क को देखें तो वो इसलिए है क्योंकि आपका कारोबार कोविड की वजह से मुतासर हुआ है। आप दुनिया की तजारत देखें, मुतासर हुई है, पर पाकिस्तान में रब्बुल इज़्ज़त की बहुत मेहरबानी है कि हम उस मुश्किल दौर से निकल रहे हैं इस वक्त, और बहुत हद तक। मगर उमर साहब, क्योंकि आप पहले भी ज़रा इकोनॉमी के हवाले से एक हुकूमत में आप मामलात को बड़े करीब से देख चुके हैं फाइनेंस के। पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि जैसे ही मईशत थोड़ा सा पिकअप करती है तो करंट अकाउंट खसारा क्रिएट हो जाता है। आपका 10 माह में ज़ाहिर सरप्लस है, मगर अब हमें नज़र आ रहा है कि 5 अरब डॉलर से इंपोर्ट्स तजावुज़ कर गई हैं। इस साल 50 अरब डॉलर से ऊपर ही होंगी। तो अगर आप 4% की ग्रोथ टच कर रहे हैं तो इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, सिर्फ रेमिटेंसी से सहारा मिल रहा है, एक्सपोर्ट उस तरीके से नहीं बढ़ी हैं। तो कैसे माना जाए कि सस्टेनेबल है? और दोबारा 5% पे जाएंगे तो करंट अकाउंट खसारा फिर हमें नहीं तंग कर रहा होगा। करंट अकाउंट का या डेफिसिट होना उस वक्त तशवीशनाक होता है जिस वक्त आप, जिस तरह साबिक दौर में क्या हो रहा था कि वो कंजम्पशन लेड ग्रोथ थी, कंजम्पशन ज़्यादा हो रही थी पिछले दौर में, और आपकी मशीनरी की इंपोर्ट्स वो कम थी, या रॉ मटेरियल की इंपोर्ट्स कम थी। इस वक्त हम ये देख रहे हैं, मैंने अभी आपको फिगर मैं आपको दे देता हूं कि इन 9 महीनों में पिछले जुलाई से अभी अप्रैल तक आपका जो क्रेडिट प्राइवेट बिजनेस को गया है वो तकरीबन 316 अरब रुपए गया है, और ये अभी तक फुल इम्पैक्ट इसका नहीं आया। जो स्टेट बैंक की स्कीम थी उसके मुताबिक मजीद इन्वेस्टमेंट आएगी। मशीनरी में लोगों ने इन्वेस्ट किया। जब मशीनरी में आप इन्वेस्ट करते हैं इंपोर्ट्स में तो मशीनरी साथ रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स भी बढ़ती हैं। अभी वो जो टर्फ की फैसिलिटी है, जाहिर उसके तहत लोगों को लोन मिले हैं, मगर अभी तो दाद में वो रिफ्लेक्ट भी नहीं हुआ तो हम 5 अरब डॉलर से ऊपर चले गए, पूरी तरह रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो फिर हम कहां जाएंगे? आप साबका दौर का कह रहे हैं, बट उमर साहब माजरत के साथ वहां साबका दौर में सीपे के तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगे, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगे, बिजली के प्रोजेक्ट्स लगे, तो मशीनरी इंपोर्ट बहुत ज्यादा थी साबका दौर में भी। आप दो चीज़ें आप शाहज़ेब साहब आप ज़हन में रखिएगा कि आपका जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो था लोन्स पे, ये हमारा वो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ आप जहन में रखिएगा कि ये हमारा इंडिजिनस ग्रोथ है, ये प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट जा रहा है। हमारे डोमेस्टिक मार्केट में से बैंक से ये क्रेडिट प्राइवेट सेक्टर को जा रहा है, और इसके साथ साथ जो अभी मशीनरी लगेगी उसकी इंपोर्ट्स आएंगी, कई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ का है, अक्रॉस द बोर्ड है।
और उसके साथ आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आपको देखना पड़ेगा कि उसका नॉमेनक्लेचर क्या है, कहाँ पे आप इंपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, आप चॉकलेट्स और ये चीज़ें और लग्जरी आइटम्स पे करें तो उसके वो गलत है, क्योंकि वो आपकी वेल्थ क्रिएशन या दौलत की क्रिएशन के लिए नहीं बन रहा। पर आप या मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं और खाम माल कर रहे हैं और उसके साथ वैल्यू एडिशन करके आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें कोई इबाम नहीं है। वो तो जब होगा तो आपका वैल्यू एडिशन बढ़ रही है, बिल्कुल इबाम नहीं होगा, मगर वो जब होगा तो होगा। अभी तक तो जो आपकी इस वक्त दरामदात का नजर आ रहा है वो ऐसा नहीं है कि वैल्यू एडिशन की वजह से। फूड इंपोर्ट बिल आपका बहुत ज्यादा रहा है, अब तो तेल की कीमतें भी बढ़ गई और आपने कहा कि वो कर्जे लेके सारा का सारा कर रहे थे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो आपके इस साल में 32% कम है। दूसरा, कर्जा छोड़ के गई थी नून लीग 24,953 का, आज आपके मुआशी सर्वे में लिखा हुआ है कि आप उसे 38,000 अरब पर ले गए हैं। और सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, डोमेस्टिक डेट जो था नून लीग ने वो छोड़ा था 16,400 का और आप 25,500 पर ले गए, क्योंकि आप 3 साल से मुसलसल बहुत बड़ा एक फिस्कल खसारा कर रहे हैं। 9.1% का 2018-19 में किया, उसका कोरोना नहीं आया था। 8.1% का उसके बाद किया और इस साल भी 7% से ऊपर होगा। आप ज़हन में ये रखिएगा शाहजेब साहब के जो साबका हुकूमत ने 24 अरब डॉलर फॉरेन आपका लोन लिया था और वो सारा का सारा खमियाजा हमें भरना पड़ रहा है। नून लीग की वजह से जो उन्होंने फॉरेन बोरिंग की थी और 24 अरब डॉलर उन्होंने बोरो किए, उसकी वजह से हमारी डेट रीपेमेंट और इंटरेस्ट जो है वो तकरीबन 9 अरब पे चली गई है। यानी कि हमारी जो फॉरेन लेंडिंग हम लोग कर रहे हैं 90% हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो उनके कर्जे उठाए हुए हैं उसकी पेमेंट में कर रहे हैं। हमारे पास करंट अकाउंट को फाइनेंस करना या वो नहीं है। अगर आप जितना कर्जा ले रहे हैं वो सिर्फ उनका कर्जा वापस करने के लिए ले रहे हैं, तो डेट टू जीडीपी जो वो 72% पे छोड़ के गए थे, आपका 80% पर आपके अपने मुआशी सर्वे के हिसाब से क्यों पहुंच गया है? जो टोटल कर्जा वो 24,900 पे छोड़ के गए थे वो 38,000 पर क्यों पहुंच गया है? यानी कि आपके बाद जो हुकूमत आएगी वो आपसे भी ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट कर रही होगी, आपसे भी ज्यादा कर्ज वापस कर रही होगी। तो आपने मईशत को बेहतर नहीं किया है, उसको मजीद कर्ज में डेट ट्रैप में डाला है। दो चीजें आप ज़हन में रखिएगा शाहजेब साहब। जो वी शेप रिकवरी अभी हमारी आई है अल्हम्दुलिल्लाह 4%, इस बावजूद कोविड के बावजूद आई है, तो मईशत का जो पहिया चलने लग गए तो रेवेन्यू टारगेट्स हमारे अचीव होने शुरू हो गए। हमारी एक्सपोर्ट्स 25 अरब के करीब आएंगी और अगले साल इससे भी ज़्यादा होंगी इंशाल्लाह ताला, तो वो वहाँ से फाइनेंस हो जाएगा। और इसके बाद फिर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और रिमिटेंसेज पे भी हमारा बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह इंसार है, जो पहले नहीं होता था। आपका फॉरेन ट्रैवल नहीं हो रहा, पहले लोग एयरलाइंस पे इस्तेमाल करते थे, बाहर जाते थे, वो तकरीबन 2 से 3 अरब डॉलर वहाँ से रिटेन हो गया। अगर इसको मैं अदर वे अराउंड कर दूं, आपने कहा कि सर्विसेज हमारी नहीं हो रही हैं क्योंकि लोग सफ़र नहीं कर रहे हैं, उम्रे हज पे नहीं जा रहे हैं, छुट्टियों पर नहीं जा रहे हैं, मार्केट से डॉलर नहीं खरीद रहे हैं बाहर जाने के लिए, और उसकी वजह से 2-2.5 अरब डॉलर का आप कह रहे हैं फ़ायदा हो रहा है। और इसके साथ साथ रेमिटेंसेज ऑफिशियल चैनल से आ रही हैं क्योंकि सफ़र नहीं हो रहा है, तो जिसकी वजह से हुंडी हवाले के जरिए की बजाय ऑफिशियल चैनल से रेमिटेंसेज आ रही हैं। अगर कोरोना के बाद मईशत खुलती है और सर्विसेज ज़ाहिर लोग सफ़र करेंगे, उम्रे हज पे जाएंगे, तो 2-2.5 अरब डॉलर का ये इम्पैक्ट आ गया। उसके साथ में अगर रेमिटेंसेज वापस हुंडी हवाले की तरफ खुदा न खास्ता जाती हैं, तो एग्जैक्टली बेहतरी आप कहाँ पर लेकर आए हैं? ये तो और बोझ आ जाएगा। अभी तो सर्विसेज नहीं है, तो उसके बावजूद बहुत ज्यादा एक्सटर्नल सेक्टर पर प्रेशर आना शुरू हो गया ऑलरेडी। नहीं, हुंडी का ज़माना गया, FATF और उसके ज़माने वो ज़माने गए, पुराने हो गए। जहाँ तक सर्विसेज की बात है, एक इंजन को जिस वक्त आप स्टार्ट करते हैं उसको प्राइम करते हैं, ये वो प्राइम का ज़माना है। मतलब वो प्राइम के दौर से हम लोग गुजर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहिया चल चुका है और ये पिकअप करेगा। जैसे स्पीड पिकअप करते हैं, आप सीमेंट की सेल्स देखें, स्टील की सेल्स देखें, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी देखें, आप ऑटोमोबाइल सेल्स देखें, उसके साथ वेंडर इंडस्ट्री देखें, आपके साथ सर्विसेज जो हैं, IT सेक्टर, वो सारे सेक्टर्स जो पहले अदवार में बिल्कुल बंद थे, तकरीबन ये पिछले 5 साल से बिल्कुल एक्टिविटी क्लोज हुई थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह सेक्टर्स जो हैं लोग BMR कर रहे हैं, बैलेंसिंग लार्ज स्केल कर रहे हैं, उससे अभी रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में और इंडस्ट्री की जो नेगेटिव ग्रोथ है वो सिर्फ आपके 2 सालों में आई है। पहले साल में भी और दूसरे साल में तो कोरोना की वजह से आई, मगर पहले साल में भी नेगेटिव थी, उससे पहले नेगेटिव नहीं थी। मगर साथ में इन्फ्लेशन भी आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। आने वाले माली साल में कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, इन्फ्लेशन के बारे में आपने बात की। कमोडिटी, पाकिस्तान कोई मरीख पे नहीं है या कोई जजीरा नहीं है किसी और जगह पे। एक कमोडिटी प्राइसेस आप खिते में देखें कि आप अनाज की कीमतें देखें, सारी चीज़ों की कीमतें देखें, वो पूरी दुनिया में जो है वो ज़्यादा हुई हैं। आप ये भी साथ देखें कि आपकी परचेजिंग पावर, लोगों की जो पैसा उनकी जेब में आ रहा है वो भी इंक्रीज कर रहा है। मगर उमर साहब आपने जगह मैं बता देता हूँ, अप्रैल के महीने में पाकिस्तान में जो खाने पीने की अशिया की महंगाई है वो 16% है, मगर
मगर भारत में 2% है, बांग्लादेश में 5.6% है। उससे पहले के एक महीने में मार्च में पाकिस्तान में 11.5% है, भारत में 5% है और बांग्लादेश में 5.5% है। ये दोनों मुमालिक भी मरीख पर नहीं रहते हैं और अलग जजीरा नहीं है, बड़ी बड़ी आबादी वाले मुमालिक हैं दोनों। नहीं, आप ये भी आप फूड इन्फ्लेशन की उनकी नॉमेनक्लेचर देखें। जिस वक्त कोई क्रॉप्स आती हैं, मैं आपको फिगर्स भी दिखा सकता हूं, कई महीनों में भारत की फूड इन्फ्लेशन इससे भी ज्यादा रही है और पाकिस्तान की लो रही है। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप कहते हैं मैं आपको पूरा डेटा बता देता हूं। जनवरी 2020 से लेके दिसंबर 2020 तक भी, इस पूरे साल में भी पाकिस्तान की फूड इन्फ्लेशन भारत और बांग्लादेश दोनों से बहुत ज्यादा है। जनवरी 2020 में 23.6% थी पाकिस्तान की, इंडिया की थी 13.5%, बांग्लादेश की थी 5.1%। फिर फरवरी में 18.3%, इंडिया की 10.8%, बांग्लादेश की 5%। कोई एक महीना 2020 के जनवरी से लेके अप्रैल 2021 तक कोई एक महीना ऐसा नहीं है जिसमें पाकिस्तान की फूड इन्फ्लेशन भारत और बांग्लादेश से बहुत बहुत ज्यादा नहीं थी। देखिए, दो चीज़ें हुई हैं हमारे पास। हमारा यहाँ पे बरसगीर में कोविड की वजह से भी हुआ है, वहाँ पे भी उनकी फूड इन्फ्लेशन हुई है, पर हमने सप्लाई शॉक्स जज़ब किए हैं और इस वक्त इंशाल्लाह बेहतरी आ रही है। हमारी जो आप ये देखें कि प्रोडक्ट आपकी जो इनकम्स ज़्यादा जा रही हैं, फार्म इनकम्स, वो भी आप साइड पे टैबुलेट करें और उसमें आप देखें कि परचेजिंग पावर ज़्यादा हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो हमने जो आपकी प्राइसेस, वीट सपोर्ट प्राइस एटसेट्रा ज़्यादा की है, तो वो उसका डायरेक्ट इंपोर्ट वो दानिस्ता तौर पर की है कि आपकी एग्रीकल्चर आपके 2 सालों में आपके दोनों सालों में सपोर्ट प्राइस चाहे वो गन्ने की हो या वीट की हो, पिछले 2 सालों में यहाँ पे चीनी महंगी थी, भारत में सस्ती थी, मगर वहाँ पर सपोर्ट प्राइस ज़्यादा थी, तो वहाँ किसान का ज़्यादा फायदा हो रहा था और आवाम को कम पैसे देने पड़ रहे थे। यहाँ किसान का कम फायदा हो रहा था और आवाम को ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे थे। अभी आप देखें कि इस वक्त आपकी जो हमने शुगर में जो अभी टर्न अराउंड किया है कि आपके फार्मर्स को टाइम पे पेमेंट्स मिल रही हैं और आपकी शुगर इंडस्ट्री जो है इस वक्त स्टेबलाइज हुई है।